नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त अशोक। अपने YouTube चैनल अशोक हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों आपका। हम पढ़ रहे हैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के हमने 2 पार्ट पढ़ लिए हैं। ये इनका अंतिम और तीसरा पार्ट है। तो बिना कुछ देरी किए गुर्जर प्रतिहार राजवंश के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, शुरुआत करते हैं दोस्तों। प्रतिहारों के शासनकाल में दंडनायक किसे कहा जाता था? यानी आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अशोक हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर के देख सकते हो मित्रों। प्रश्न है, प्रतिहारों के शासनकाल में दंडनायक किसे कहा जाता था? तो पुलिस और आपराधिक न्याय का प्रमुख होता था, उसे दंडनायक कहा जाता था। प्रतिहारों के शासनकाल में दंडनायक किसे कहा जाता था? पुलिस और आपराधिक न्याय का जो प्रमुख होता था उसे क्या कहा जाता था? दंडनायक कहा जाता था। तो दंडनायक प्रतिहार प्रशासन में पुलिस और आपराधिक न्याय का प्रमुख अधिकारी होता था। यह आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक ने अपनी उपाधि परम भागवत धारण की थी? तो ये महेंद्रपाल प्रथम ने की थी। किस प्रतिहार शासक ने अपनी उपाधि है जो परम भागवत? तो महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर के अभिलेखों से पता चलता है कि महेंद्रपाल प्रथम ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, जो वैष्णव धर्म के प्रति झुकाव को दर्शाती है। तो परम भागवत महेंद्रपाल, ये टीचर ग्रेड 2 में 2017 में पूछा गया था। तो मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो ये बालादित्य ने की थी। मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख की रचना किसने की थी? ये बालादित्य ने की थी। मिहिर भोज की ग्वालियर अभिलेख की रचना है वो बालादित्य ने की थी। आरएस परी 2013 में पूछा गया था मित्रों। प्रतिहार काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कनौज था। राजधानी होने के कारण कनौज प्रतिहारों के शासनकाल में साहित्य और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो प्रतिहार काल में शिक्षा का प्रमुख शहर कौन सा था? कनौज ही था। ये स्कूल लेक्चर 2018 में पूछा गया था। भुवन कोश नामक भौगोलिक ग्रंथ की रचना किसने की थी? राजशेखर ने की थी मित्रों। राजशेखर ने अपने ग्रंथ भुवन कोश में भारतीय भूगोल का वर्णन किया है। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछा गया था। तो भुवन कोश किसने लिखा? राजशेखर ने। किस प्रतिहार शासक को उसके मंत्री ने विद्रोह करके मार डाला था क्योंकि वह महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कनौज छोड़कर भाग गया था? तो ये थे राज्यपाल। याद है ना आपको कौन सा शासक था जो महमूद गजनवी से डर के भाग गया था? राज्यपाल था, है ना। और उसके मंत्रियों ने विद्रोह करके उसको मार डाला था। तो ये कौन था? राज्यपाल। राज्यपाल द्वारा कनौज छोड़ने के बाद चंदेल शासक विद्याधर ने अन्य सामंतों के साथ मिलकर राज्यपाल को मारकर त्रिलोचन पाल को शासक बनाया था। चंदेल शासक विद्याधर ने किसको शासक बनाया था? त्रिलोचन पाल को। आगे है, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में किस राजपूत वंश ने सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा की? यानी गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। गुर्जर प्रतिहार जैसे ही कमजोर हुए तो कौन सा राजपूत था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया? तो सबसे पहले थे चौहान। कहाँ के? शाकंभरी के चौहान थे। उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। चौहान शासकों ने 10वीं शताब्दी में प्रतिहारों की अधीनता से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। यह आरपीसी सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा गया था मित्रों। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट कितने वर्षों तक चला था? ये 200 वर्ष तक चला था मित्रों। ये देखो, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। त्रिपक्षीय संघर्ष है किसके बीच हुआ? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चौथा ऑप्शन दे दे जो इसमें शामिल नहीं हो। तो किन के बीच में हुआ था? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। कितने वर्ष चला? 200 वर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्ष चला था। 8वीं शताब्दी के मध्य से 10वीं शताब्दी के मध्य तक चला। यह आरपीसी आरएस परी 2012 में प्रश्न पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक ने विश्राम नामक एक सुंदर नगर की स्थापना की थी? तो नागभट्ट द्वितीय ने। विश्राम नामक सुंदर नगर की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट द्वितीय ने। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने विश्राम नामक नगर बसाया था। ये लेक्चरर 2018 में पूछा गया था मित्रों। किस प्रतिहार शासक को विष्णु का भक्त माना जाता था जिसने आदिवराय उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज। तो किस प्रतिहार शासक को विष्णु का भक्त माना जाता था जिसने आदिवराय की उपाधि धारण की थी? तो ये थे मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज। किस प्रतिहार शासक को विष्णु का भक्त जिसने आदिवराय की उपाधि धारण की थी? ये तो मिहिर भोज। मिहिर भोज भगवान विष्णु का उपासक था। उसने आदिवराय यानी विष्णु के अवतार की उपाधि धारण की थी। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था।
प्रतिहारों को गुर्जर कहा जाता है, इसका सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिलता है? इसका ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है, इसमें प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुर्जर। ये सबसे पहला प्रमाण है कि प्रतिहार क्या थे? गुर्जर थे। ये कौन प्रमाणित करता है? ऐहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का 634 ईस्वी का, ये भी पूछा जाता है कि इसका टाइम पीरियड है ऐहोल अभिलेख का 634 ईस्वी। गुर्जर जाति का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। किस प्रतिहार शासक ने सिखों को पराजित किया और उनकी शक्ति को रोका? तो नागभट्ट द्वितीय था जिसने सिखों को पराजित किया और रोका। नागभट्ट द्वितीय ने सिंध के क्षेत्र में सिखों यानी मुस्लिम शासकों को पराजित किया था। मित्रों, ये भी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था। गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अरब यात्री अल मसूदी को बोरा कहकर संबोधित किया है? तो महिपाल प्रथम को इसने क्या कहा है? अल मसूदी ने बोरा कहा है। याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम को बोरा कहा, अल मसूदी ने क्या कहा? बोरा कहा। अरब यात्री अल मसूदी ने महिपाल प्रथम को बोरा कहा था। ये RS परी 2016 में पूछा था। आगे है, मीर भोज के शासनकाल में प्रसिद्ध बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था चित्तौड़गढ़ में। मित्रों, चित्तौड़गढ़ में स्थित बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर का निर्माण मीर भोज के शासनकाल के दौरान माना जाता है। तो याद रह जाएगा, मीर भोज के शासनकाल में बूढ़ादित्य सूर्य मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में हुआ था। गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक को मालव राज की उपाधि मिली थी? तो ये नागभट्ट प्रथम को मालव राज की उपाधि मिली थी। मित्रों, मालवा पर नियंत्रण के कारण नागभट्ट प्रथम को मालव राज कहा जाता था। तो मालव राज किसे कहा जाता था? नागभट्ट प्रथम को। आगे है, किस प्रतिहार शासक ने मालवा के परमार शासक सियक द्वितीय से बुरी तरह पराजित होने के बाद अपने गौरव को खो दिया था? तो महिपाल द्वितीय। कौन सा शासक था जो परमार शासक सियक द्वितीय से बुरी तरह पराजित हुआ, अपने गौरव खा दिया? तो महिपाल द्वितीय था ये। 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में परमार शासक सियक द्वितीय ने प्रतिहारों पर निर्णायक विजय प्राप्त की, जो उनकी शक्ति क्षीण हो गई थी। गुर्जर प्रतिहारों के प्रशासन में विषयपति कौन होता था? जिले या विषय का प्रमुख अधिकारी होता था। तो गुर्जर प्रतिहारों के प्रशासन में विषयपति कौन होता था? जिले या विषय का प्रमुख होता था, वो विषयपति कहलाता था। विषय जिले के समान प्रशासनिक इकाई थी और विषयपति उसका प्रमुख अधिकारी होता था। गुर्जर प्रतिहारों को किसने क्षत्रिय माना है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ना, वो गुर्जर प्रतिहारों को क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा सहित कई भारतीय इतिहासकार उन्हें पौराणिक क्षत्रिय मानते हैं, जबकि उन्हें गुर्जर जाति का मानते हैं। अन्य उन्हें क्या मानते हैं? गुर्जर जाति का मानते हैं, जबकि गौरी शंकर हीराचंद ओझा है ना, वो इसको क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गंगा यमुना दोआब पर अपना प्रभाव बढ़ाया था? तो वत्सराज ने। किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक था ध्रुव ने गंगा यमुना दोआब तक अपना प्रभाव बढ़ाया था? यानी राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने गंगा यमुना दोआब पर प्रभाव बढ़ाया, तब गुर्जर प्रतिहार का शासक कौन था? वत्सराज था। तो वत्सराज को राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था, जिसके बाद ध्रुव ने उत्तरी भारत में सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया था। ये लेक्चर 2020 में पूछा गया था। मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? तो ये नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम है। नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से निकलकर भीनमाल प्रथम को केंद्र बनाया और उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार किया था। ये सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया था। मित्रों, राजशेखर की बाल रामायण किस प्रतिहार शासक के दरबार में लिखी गई थी? महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर की बाल रामायण किस प्रतिहार शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महेंद्रपाल प्रथम के। राजशेखर की बाल रामायण किस प्रतिहार शासक के दरबार में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी महेंद्रपाल प्रथम। राजशेखर की बाल रामायण किस प्रतिहार शासक के दरबार में लिखी गई? तो महेंद्रपाल प्रथम के काल में लिखी गई। बाल रामायण राजशेखर ने अपने संरक्षक महेंद्रपाल प्रथम के लिए लिखी थी। गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के मुख्य रूप से किस धातु के थे? तो गुर्जर प्रतिहारों के जो सिक्के थे मुख्य रूप से चांदी और तांबे के थे। कौन से धातु के थे? चांदी और तांबे के थे। गुर्जर प्रतिहारों के सिक्के मुख्य रूप से चांदी और तांबा का उपयोग होता था। मित्रों, किस प्रतिहार शासक ने प्रयाग में एक भव्य धार्मिक सभा का आयोजन किया था, जिसका उल्लेख राजशेखर ने किया है? तो ये थे महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम ने क्या किया था कि इन्होंने भव्य धार्मिक सभा का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? प्रयाग में किया था।
तो प्रयाग में धार्मिक सभा का आयोजन करने वाले कौन थे? महिपाल प्रथम थे, जिसका उल्लेख कौन करते हैं? राजशेखर करते हैं। इनके दरबारी थे वो। राजशेखर ने महिपाल प्रथम को आर्यवर्त का महाराजा धीराज बताया है। क्या बताया है? आर्यवर्त का महाराजा धीराज। उसके प्रयाग में धार्मिक सभा के आयोजन का वर्णन करता है। ये प्री 2016 में पूछा था RS में। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है? तो यशपाल था। गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक जिसका उल्लेख अभिलेखों में मिलता है वो कौन था? ये था यशपाल। कौन था? यशपाल था। यशपाल लगभग 1036 ईस्वी में कनौज पर शासन करने वाला अंतिम प्रतिहार शासक था। कौन था? कनौज पर शासन करने वाला अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? ये था यशपाल। गुर्जर प्रतिहारों को किसने विदेशी मूल का माना है? तो डॉक्टर VA सिम्थ और कर्नल टोड ने इन्हें क्या माना है? विदेशी मूल का माना है। गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी मूल का मानने वाले कौन है? तो डॉक्टर VA सिम्थ और कर्नल टोड हैं। VA सिम्थ और कर्नल टोड ने प्रतिहारों को विदेशी हुनों से संबंधित माना है। मित्रों, ये सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में गंगा नदी में जल समाधि लेकर जीवन का अंत कर लिया था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है देखो मित्रों, कि गंगा नदी में जल समाधि लेने वाले प्रतिहार शासक कौन है? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने 833 ईस्वी में आसपास मुंगेर के पास गंगा नदी में जल समाधि लेती थी। ये RS मेंस 1999 में पूछा गया था। किस प्रतिहार शासक को परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण करने का श्रेय दिया जाता है? तो नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय ने कौन सी उपाधि ली थी? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। परम भट्टारक महाराजा धीराज, देखो कितना बड़ा नाम है, परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। तो ये नागभट्ट द्वितीय का ही हो सकता है। नागभट्ट द्वितीय ने कनौज को जीतने के बाद ये भव्य उपाधि धारण की थी। मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों के किस शासक ने अरब यात्री सुलेमान के अनुसार इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था? तो मिहिर भोज। यानी अरब यात्री सुलेमान है ना, वो इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु किसे मानता है? मिहिर भोज को मानता है। अरब यात्री सुलेमान ने मिहिर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था। ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था। मित्रों, नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया था? धर्मपाल। नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया था? धर्मपाल। नागभट्ट द्वितीय ने किस पाल शासक को पराजित कर कनौज पर अधिकार किया था? धर्मपाल को किया था। याद रहेगा मित्रों, नागभट्ट द्वितीय ने त्रिपिक्षीय संघर्ष के दौरान पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया था। आगे है, महोदय नगर किस शासक की राजधानी माना जाता है? तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी क्या थी? महोदय नगर। जो कनौज को प्रतिहारों की राजधानी थी, महोदय नगर के नाम से भी जाना जाता था। मित्रों, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के अंतिम शासक यशपाल को किस शासक ने पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया था? तो ये थे गढ़वाल शासक चंद्रदेव। यानी गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक कौन था? यशपाल। और यशपाल को किसने पराजित किया है? ये गढ़वाल शासक है चंद्रदेव, उन्होंने पराजित किया और कनौज पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। 1036 ईस्वी में गढ़वाल शासक चंद्रदेव ने कनौज पर अधिकार कर लिया, जिससे प्रतिहार वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। तो मित्रों, यहाँ तक गुर्जर प्रतिहार वंश के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। किसी प्रकार का डिस्क्रिप्टिव मैटर पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपको चैलेंज है कि इससे बाहर कोई भी एग्ज़ाम देख लेना, आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन आज तक आया भी नहीं है और आने की कोई संभावना भी नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करो और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ओके, थैंक यू दोस्तों।